हिंदी समग्र में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल। आदिकाल में आदिकाल की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, यह खास करके आपका बीपीएससी, टीआरई, पीजीटी, टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग भी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आपका एक न दो प्रश्न इससे अवश्य आएंगे, इसलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या रही? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदिकाल में एक और जहां कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर काव्य रचे जाते थे, वहीं दूसरी ओर सिद्धों, नाथों और जैनों के द्वारा भक्ति परक काव्य भी रचे जा रहे थे। मतलब है कि आदिकालीन जो साहित्य है वह सिद्धों से संबंधित तो है ही, मतलब सिद्ध साहित्य मिलते हैं, जैन साहित्य मिलते हैं और वीर गाथात्मक साहित्य मिलते हैं, जिसको कि रासो साहित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा कुछ लौकिक भाषाओं में भी जो काव्य रचनाएं हो रही थी वैसे साहित्य भी मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि आदिकाल में 4 तरह के साहित्य प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और आपका वीर यानी रासो काव्य और प्रकरण, मतलब छिटपुट जो रचनाएं मिलती हैं, जैसे ढोला मारूरा दुहा का नाम सुना होगा आपने, विद्यापति की रचनाएं, ऐसे भी अमीर खुसरो की रचनाएं, तो इस तरह की रचनाएं भी मिलती हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखें कि आदिकाल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या रही, क्या विशेषताएं रही आदिकालीन साहित्य की। तो उसमें हम देख पाते हैं सबसे पहला वीर रस की प्रधानता, यानी आदिकालीन जो साहित्य है उसमें वीर रस की प्रधानता रही। यानी रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, हालांकि सभी रस हैं इसमें, फिर भी वीर रस से युक्त रचनाएं इस युग में सर्वाधिक लिखी गई हैं। यानी अब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वीर रस में सर्वाधिक काव्य रचना किस काल में हुए, तो उसका उत्तर होगा आदिकाल, क्योंकि इन्हीं वीर गाथात्मक काव्यों के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। और कुछ वीर गाथात्मक जो ग्रंथ रचे गए उनमें प्रमुख हैं आपके पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विसल देव रासो आदि। इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या रही? आदिकालीन साहित्य की दूसरी विशेषता हम देख पाते हैं युद्ध वर्णन में सजीवता। यानी आदिकालीन साहित्य में जो युद्ध वर्णन किया गया वो बिल्कुल सजीव युद्ध वर्णन है, मतलब एकदम जीवंतता प्रदान की है इस युग के कवियों ने युद्ध की। तो रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव प्रतीत होते। इस काव्य में जहां जहां युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहां वहां ऐसा प्रतीत होता है जैसे युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। इस युग के चारण कवि, इस युग में जो कवि थे, चारण कवि, जो राजाओं के आश्रय प्राप्त करके रह रहे थे, वे लोग न सिर्फ कलम के ही धनी थे, बल्कि बताया जाता है कि कलम के ही नहीं बल्कि तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर वे अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर युद्ध भी लड़ते थे। तो आप देखें, पहली विशेषता कि वीर रस की प्रधानता रही, दूसरी विशेषता देखें युद्ध वर्णन में सजीवता। उसके बाद तीसरी विशेषता क्या है? यहाँ तीसरी विशेषता में हम देखते हैं यहाँ पे प्रामाणिकता का अभाव देखा जाता है। मतलब आदिकालीन जो रचनाएं हैं उसमें प्रामाणिकता का अभाव है। आदिकाल में जितने भी रासो काव्य लिखे गए उसमें प्रामाणिकता का अभाव देखा जाता है। खास करके अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रमुख रचना बताई गई है वह भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वे कहते हैं इस संदर्भ में कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो जो है वह एक प्रामाणिक रचना नहीं है। कहते हैं कि यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद्य
चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि की रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि कुछ भी जो है वह मतलब प्रामाणिक नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा हम देखते हैं ऐतिहासिकता का अभाव। हाँ, प्रामाणिकता का तो अभाव है ही, साथ ही साथ ऐतिहासिकता का भी अभाव है। कारण कि इतिहास में जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वह इतिहास की घटनाओं से कुछ तो तालमेल इसमें है, लेकिन बहुत ज्यादा समानता देखने को नहीं मिलती। इसलिए कहा जाता है कि इस युग की रचनाओं में ऐतिहासिकता का भी अभाव है। यानी रासो साहित्य के चरित्र नायक भले ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, लेकिन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किया है वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते और अपने आश्रयदाता की तुलना अद्भुत अलौकिक शक्तियों के साथ करना इन कवियों की जरूरत थी। कल्पना के द्वारा इन कवियों ने प्रत्येक वस्तु को रंगीन और अद्भुत बनाने का प्रयास किया है और यही वजह है कि इस युग की रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव देखा जाता है। पांचवी विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता। हालांकि आपने सबसे पहले विशेषता पढ़ी कि वीर रस की प्रधानता रही, लेकिन वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता रही, क्योंकि यह जो युग था वह लड़ाई भिड़ाई का युग था। मतलब लोग लड़ते भिड़ते रहते थे, एक राजा दूसरे राजाओं से लड़ते रहते थे और उनकी वीरता का यशोगान जो है कवि करते रहते थे। तो उसमें खास करके युद्ध में जो है यहाँ देखा जाता है कि इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस युग में कई युद्ध सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश इन काव्य ग्रंथों में होना स्वाभाविक। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। अगली विशेषता क्या है? तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा। यानी इस युग के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं और सामंतों के आश्रय में रहते थे। उनको आश्रय तभी प्राप्त होता था जब वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे और ये रचयिता चारण कहे जाते थे, जो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। आपके आश्रयदाता की श्रेष्ठता एवं प्रतिपक्ष राजा के हौसला का मतलब वर्णन, मतलब उसकी हीनता का वर्णन जरूर करते थे। इसी वजह से राजा युद्ध भी जीतते थे। तो आश्रयदाताओं की भूरी भूरी प्रशंसा आदिकालीन साहित्यों में देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखें राष्ट्रीय एकता का अभाव, यानी आदिकाल में राष्ट्रीय एकता का अभाव था। यही कारण है कि इस काल में वीरता का वर्णन तो बार बार हुआ, परंतु उस वर्णन में स्वदेश अभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। मतलब ये राजा जो है 10-20 गांव के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र समझते थे, इसलिए राष्ट्रीय एकता का अभाव देखा जाता है। इसके अलावा भी और क्या विशेषता रही? तो अतिशय कल्पना का बोध। मतलब यहाँ पे जो काव्य रचे गए उसमें कल्पना तो है, हालांकि काव्य रचना में कल्पना तो प्रधान होती ही है, लेकिन अतिशय कल्पना जो है वह माने संदेह पैदा करता है किसी भी घटना के बारे में। इस युग के चारण कवियों की रचनाएं तथ्य परक न होकर कल्पना प्रधान होती थी। ऐतिहासिक पात्र तो इनके रचनाओं में हैं, पर इनमें इतिहास नाम मात्र का ही है। इन कवियों ने कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं और नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। मतलब इतनी जबरदस्त कल्पना कि नाम और तिथियों को भी अगर देखा जाए तो वे भी काल्पनिक ही हैं। साथ ही साथ विविध छंद एवं अलंकारों का प्रयोग। इस युग में आप देखेंगे कि इस युग की काव्य रचनाएं जो हैं उसमें अनेक प्रकार के छंद और अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब तो विविध छंद एवं अलंकारों का प्रयोग, यानी आपने देखा कि आदिकालीन साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं। तो यहाँ से आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आदिकालीन साहित्य आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत हद तक
इस चीज के लिए मदद मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 2 प्रश्न आपका यहाँ से मिलना ही मिलना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।